जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसी में धूमिल जी के द्वारा रचित रचना मोचीराम जो कि संसद से सड़क तक काव्य संकलन में संकलित किया गया है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ये जो रचना है मोचीराम, ये इनके द्वारा रचित संसद से सड़क तक जो संकलन 1972 में प्रकाशन में आता है, ये उसी में संकलित है और उसमें कुल मिला के 25 कविताएं संकलित हैं, जिनमें संबोधन शैली में श्रमजीवी वर्ग की जो व्यथा है, जिसको बहुत ही पुरजोर तरीके से कवि धूमिल ने हम सभी के समक्ष यहाँ पे रखा है कि कैसे श्रमजीवी वर्ग कर्म ही पूजा के सिद्धांत पे कार्य करता है। अपने काम से वो किसी का निरादर नहीं करता है, सबको एक ही पैमाने पर देखता है, ना किसी को बड़ा मानता है ना किसी को छोटा। उसी दूसरी तरफ देखा जाए वहीं पे तो जो श्रमजीवी वर्ग को छोड़ के जो शोषक तबका है यानी बुर्जुआ क्लास है, वो उसका नजरिया, वो कितना भी अगर आप कहें कि उसके पास वो धनाढ्य है, संपन्न स्थिति में है, फिर भी वो दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। यहाँ पे सबसे पहले इनकी पंक्तियां जो कविता की उद्धृत करें तो क्लियर हो कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत में ही कहा, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये बेहद मार्मिक पंक्तियां जो है कवि धूमिल से एक मोची जब ये समझता है, एक मोची कि जो ये सामने व्यक्ति खड़ा है वो हमसे कहीं ना कहीं संवेदना को साझा करता है, वो हमारे ही जैसा है, हमको समझता है, तो वो उससे अपना जो एक दर्द है वो व्यक्त करता है कि हमारा एक तो रोजी रोटी है, हम कर्म की पूजा यानी कर्म ही पूजा है, उसी के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो हमारे सामने जो भी कोई व्यक्ति खड़ा है वो हमारी निगाह में एक जैसा, मैं किसी को बड़ा नहीं किसी को नहीं छोटा समझता, सबको अपनी निगाह में एक जैसा समझता हूँ। लेकिन फिर उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार लोग क्यों करते हैं? तो इसमें समाज के पूरे ढांचे की जांच पड़ताल करते हैं कवि धूमिल कि एक तरफ श्रमजीवी वर्ग है जिसके जूते में चकत्तियां ही चकत्तियां। यहाँ पे दो प्रसंग बहुत ही अच्छे आते हैं। दो प्रसंग के माध्यम से कवि दिखाते हैं कि समाज में जो विसंगतियां उसकी खाई कितनी ज्यादा व्याप्त हैं। एक जो उनके सामने जूता लेके आता है, उसकी जूता में चकतियां ही चकतियां लगे हैं और वहां पे वो मोची खुद कहना चाहता है कि भाई तू एक काम कर, ये जूता बदल दे, क्योंकि अगर ये जूता बदल देगा तो क्योंकि ये जो जूता तू बनवाने लाया है वो किसी काम का नहीं है, अगर बदल देगा तो ही सही है। लेकिन वहां पे उसकी स्थिति को देखकर, क्योंकि वो दयनीय स्थिति को देखकर मोची सहानुभूति के स्तर पे ये समझता है कि मेरी भी तो स्थिति इस व्यक्ति की तरह ही फटेहाल मेरी भी जिंदगी है। तो अपने रापी हुई यानी जो अपना चलाने वाला होता है जिससे वो बनाता है, तो कहता है कि उस समय मैं जो है अपनी पूरी तन्मयता के साथ जितना हो सकता है मैं उस जूते को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस फटेहाल जो स्थिति में जो व्यक्ति खड़ा वो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसको ना कहीं जाना ना कहीं देर है नहीं कुछ है, चारों तरफ देख रहा है, अकड़ में है, जूते भी सिलवाता है और कह कह के, जिससे होता नहीं कि कुछ लोग टोक टोक के कि हम तुमसे अमीर हैं, तुम मेरे जूते के तले हो, तो बिल्कुल ऐसे ही अंगड़ाई लेके बढ़िया से जूता बनवाता है और जब पैसे देने की बात आती है मोल भाव करता है और चला जाता है। यहाँ पे मोची ने तो पहले ही कह दिया कि मेरी निगाह में, बाबूजी मेरी निगाह में तो हर एक व्यक्ति एक समान है। लेकिन यहाँ पे समाज के दो लोगों को विषम परिस्थितियों में दिखाया गया कि एक धनाढ्य वर्ग है जो पूरा काम आपसे कर लेता है, आपका पूरा शोषण कर लेता है और इस तरीके से आपको शोषित करता है कि आप मुंह आ तक नहीं खोल सकते। तो मोचीराम को ऐसे मेहनतकश आदमी की पूरी तरह जब फटेहाल जूते मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार विचलित हो जाता है और पूरी तन्मयता से अपने पैसे से ऊपर भी उठ के अच्छे से काम करता है। लेकिन उस पूरी निष्ठा ईमानदारी का फल जब वो दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा ही करता है, तो जब मेहनतकश ऐसे व्यक्ति को कोई बुर्जुआ क्लास आके और उसकी जितनी मेहनताना है उसको नहीं देता है, तब मोचीराम के मुंह से निकलता है कि जूता आदमी का पहचान बन गया है, जूता आदमी और आदमी के बीच वर्गभेद पैदा करता है। किंतु मोचीराम इस वर्गभेद को अस्वीकार करता है, नए समाजवाद की प्रस्तावना करता है। वो मानता है कि व्यवस्था या जूते को ठीक करने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चोट तो आम आदमी को ही सहनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आम आदमी को मोचीराम को ही सहना पड़ रहा है। उसके अंदर निष्ठा है, लगन है, ईमानदारी है, चाहे तो जो दूसरे व्यक्ति है उसके साथ वो नाइंसाफी कर सकता था, लेकिन उसकी खुदगर्जी ये कहती है कि नहीं, हमारी निगाह में हर एक व्यक्ति एक जोड़ी जूता है जो हमारी जीविकोपार्जन का साधन है, मुझसे साथ अन्याय नहीं करेंगे और जिसका उसको पारिश्रमिक देने में, चाहे वो बुर्जुआ क्लास हो चाहे वो पीछे होता हो, तो वो समाज की स्थिति में ये उसके अंदर की ये दिखाया गया कि उसके अंदर कह सकते हैं करुणा नाम की चीज नहीं है या अपने तरीके से किसी भी व्यक्ति को समझने की उसके अंदर बिल्कुल भावना ही नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा एक जूता और जिससे पैर की लांग कर एक आदमी निकलता है, जो प्रसंग हमने दूसरा बताया। और फिर कहते हैं जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। यहाँ पे देखिए जब इन्होंने कहा भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि इनकार से भरी हुई चीख यानी मैं मतलब कि उसको मना ही कर दूं और एक समझदार चुप और एक व्यक्ति अगर समझदारी से चुप हो जाता है तो दोनों का मतलब एक ही है। यानी वो शांत रह गया, जब उसको पैसे नहीं मिले शांत रह गया, वो चुप रह गया,
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो संबोधन शैली में इन्होंने श्रमजीवी वर्ग के उस पारिश्रमिक को ना देने वाले बुर्जुआ क्लास की जो मानसिकता को यहाँ पे दिखाया है कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करने वाले को जब वो अपना हाथ फैलाता है सामने तो वो उतना भी देने के लिए उनके अंदर ना दया भाव कुछ नहीं होता है। तो ऐसे समाज में कौन से व्यक्ति रह रहे हैं जिनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो मोचीराम कविता बहुत ही मतलब पढ़ेंगे बहुत ही आपको कह सकते हैं कि अंदर से हिला देने वाला है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि से सिर्फ लेखक ही जो है चीजों को देख सकता, अपने आस पड़ोस को देख सकता। आप जरूर कभी ना कभी जूता बनवाए होंगे, कभी भी ना कभी मिले होंगे मोची से, लेकिन आपने उस दृष्टि से नहीं देखा होगा जिस दृष्टि से धूमिल जी ने देखा। तो जरूर इस कविता को पढ़िए, पूरा वाचन ध्यान से। उठी हुई आंखों ने बुझी क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में मोचीराम जो इस कविता को उद्धृत करते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से भी कवि यही कहना चाहते हैं कि उनकी दृष्टि में जो एक मोची है वो किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। मोचीराम जो कि पुरानी जूतों की मरम्मत करने वाला एक दलित व्यक्ति है जो कभी धूमिल से कुछ कहना चाहता है। मोचीराम के हाथों में जूते की मरम्मत करने वाला एक उपकरण है। उसे नजर हटाकर आंखें ऊपर उठाकर कवि को थोड़ी देर देखता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो वो कभी भी कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा हो, उसे टटोलने की कोशिश कर रहा हो या फिर जैसे वह उसे परखना चाहता हो। उसके बाद मोचीराम ने कवि से हंसते हुए उस पर विश्वास करते हुए बोला कि सच कहूँ बाबूजी मेरी नजर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरी दृष्टि में सभी समान है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जो भी मेरे सामने खड़ा है वह अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए खड़ा है। मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। मैं सबको एक समान समझता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस व्याख्यायित पंक्तियों में इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, यानी मोचीराम के माध्यम से, कि हर एक मेहनत कश मजदूर वर्ग वो अपने काम को बहुत ही निष्ठा और लगन से करता है, सबको बिल्कुल एक निगाह से देखता है। फिर समाज में इतना भेदभाव क्यों, बुर्जुआ क्लास इतना भेदभाव क्यों करता है? कहते हैं कि वह जो भी हो जैसा भी हो, जहाँ कहीं आजकल कोई आदमी वो कहते हैं कि जूते की नाप से बाहर नहीं है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यानी यहाँ पे देखिए भावार्थ में ये बताते हैं धूमिल जी कि जब वो आपके जूते पे टांके लगाता है तो कहीं ना कहीं वो चोट उसको बहुत अंदर तक लगती है। असल बात वो है कि मोचीराम कवि से अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि जो भी चाहे जहाँ भी जैसा भी हो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। वो जिस हालात में हो उसमें वो जिंदा ही रहने की कोशिश करता है। जूते का जितना साइज हो वो उतना ही रहेगा, वो उसकी सीमा है। मुझे मालूम है कि ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं एक पेशेवर पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला मोची हूँ। मुझे पता है कि एक पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कोई आदमी है जिसे जूतों में लगने वाले टांके की चोट पड़ती है, जो जूतों से निकलकर उंगली की जोर से लगती है। उंगलियों का ये चोट हथौड़े की मार की तरह लगती है, लेकिन फिर भी उसे सहन करना पड़ता है। लेकिन जब इस मेहनत कश वर्ग जो बड़ी तन्मयता से अपना काम करता है, जब उसकी मेहनत मजदूरी भी उसको नहीं मिलता, तो समझिए कि उस हथौड़ी की चोट उसके हृदय पे भी उतना लगता है। कहते हैं कि यहाँ पे मोची बताता है लेखक को कि यहाँ पे तो तरह तरह के लोग आते हैं जूते पहन के, और आदमी की अलग अलग नवैयत नीयत होती है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? अब इन्होंने जूता को परिभाषित किया कि जूता क्या है। जूता तो मान लो एक चकत्तियों की थैली है, इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पे कोई पतंग फंसी है। प्रस्तुत पंक्ति में देखिए कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से जूते आते हैं, और जूते हर एक अलग अलग आदमी की पहचान भी बताता है। वे सभी अपने आप में चुप रहकर भी अपनी औकात, वजूद और नएपन को बताते हैं। उनके स्वरूप और बनावट में अलग अलग विभिन्नता होती है, और मोची तो भाप ही लेता है। ठीक उसी प्रकार एक जूता है जो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है। जूता एक थैली समान होती है जिसे एक आदमी पहनता है, मगर अलग अलग रूप में। हर आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो हम नए जूते पहनेंगे। गरीब आदमी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी पंक्तियां हैं कि जो गरीब आदमी है वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसकी उम्मीद ठीक ऐसी ही होती है जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग उसमें उलझ कर फंस जाता है और इस आशा में रहता है कि मैं इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा, और वो सोचकर लगातार वो कोशिश करता रहता है। आगे फिर कहते हैं कि बाबूजी इस पर पैसे क्यों फूकते हो? अब कोई व्यक्ति आता है
वहाँ पे जूता बनवाने, तो वो कहते हैं कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूँकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए लेखक अपने मन में ये बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो फटे-हाल जूते की चकत्तियों से भरा जूता है, उसको बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी वो आता है। लेकिन वो कहने से पहले मोची की संवेदना देखिए कि जो व्यक्ति खुद फटे-हाल स्थिति में है, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति उसकी गँवाही नहीं देती कि वो ये नया जूता खरीद सके। तो मोचीराम इतना समझदार है कि वो उससे ये बात कहता ही नहीं है, कहता है मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है कि कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो, यानी जो जाति, जो गरीबी बदहाली की स्थिति तुम्हारी है, वही तो उस जूते वाले की भी है। आप यकीन करें उस समय मैं चकत्तियों की जगह आँखें टोकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो यहाँ धूमिल जी कहते हैं कि जब जूते की मरम्मत पर पैसा जो खर्च नहीं करना चाहिए जहाँ पे भी, कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो मेरी आवाज़ जो है लड़खड़ा जाती है, मैं भीतर से काँप जाता हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, ये कैसे आदमी तुम बन गए हो? तुम मनुष्य जाति पर थूक रहे हो, जूतों की हालत को नहीं देख पा रहे हो कि कोई जगह नहीं है खाली जहाँ टाँके लगा सकूँ। लेकिन कहते हैं कि उस बदहाल स्थिति में खड़े व्यक्ति को जब मैं उसका मतलब उसका काम करता हूँ, तो समझिए वो मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और भी बढ़ जाती है। उन छोटे-छोटे टुकड़ों को समेट कर मेरी आँखें उसी में लगी होती हैं और पेशे से जुड़े हुए आदमी को बहुत ही मुश्किल से मैं देख पाता हूँ। एक कहते हैं कि एक जूता तो ये फटे-हाल स्थिति में आ गया, एक जूता ऐसा भी आता है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को, ना वो अक्लमंद है, ना वक़्त का पाबंद है, उसकी आँखों में एक लालच है। उसकी आँखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पे उसकी बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती। इसे बाँधो, उसे काटो, यानी एक व्यक्ति ऐसा आता है, जो मोची से बहुत ही गलत तरीके से पेश आता है, बहुत ही बड़ा अपने को समझता है, कहता है वहाँ खड़े होके उफ़! बड़ी गर्मी है, रूमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पे विसूरता है, सड़क पर आतियों-जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज ये है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नाम देते वक़्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते ही वो गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है ना, तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उँगली में गड़ती है। अब ये जो पंक्तियाँ थी ना, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत हृदय विदारक पंक्ति है। जब इन पंक्तियों के माध्यम से जूता जो वो मेहनत करने वाला मोची राम में कहता है ना कि जब पेशे पे कोई वो लात मारता है ना कि मेहनत भी किया और सिक्के उछाल के उसके ऊपर चला जाओ और जितनी मेहनत मज़दूरी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, तो वो उसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसके नखरे ऐसे कि पूछो मत। लेकिन जब वो पैसे की बात आती है, तो दिक्कत ये है कि वो घंटों तक काम करवाता है और काम करने के बाद जब पैसे देने की बात आता है, तो साफ मुँह से इनकार कर देता है। कहता है, "शरीफों को तुम लूटते हो?" और कहकर गुस्सा करके कुछ सिक्के हमारे ऊपर फेंक कर चला जाता है। वो अचानक उछल कर पटरी पर चढ़ जाता है। लेकिन जब अपने पैसे पर चोट लगती है ना, तो तकलीफ़ बहुत होती है और मन ही मन दर्द कील की भाँति छुप कर रह जाती है, लेकिन मौका मिलते ही वह उँगलियों में निकल जाती है, जो उँगली में ज़ोर से गड़ जाती है। कहते हैं लेकिन मैंने भी क्या किया, उस जूते में कील छोड़ दिया। तुमने मुझे कील से इस तरीके से पीड़ित किया है, तो वो चीज़ उसकी उँगली में धँस जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफ़हमी है। मुझे हर वक़्त ये ख़्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उँगली को चोट छाती पर देती है। और बाबूजी असल बात तो ये है कि ज़िंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, तो रामनामी बेचकर या उन्होंने कहा रामनामी यानी नाम को बेचकर या दलाली करके रोज़ी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वो जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, ये दिन को ताँत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल-लाल पत्तों के हज़ारों सुख तल्ले धूप में सीखने के लिए लटकाता है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ कहा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि धूमिल जी ने कहा है कि जो इंसान है ना, इंसान की छोटी सोच से मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई, मगर इसका ये अर्थ यानी मोचीराम कहता है उस व्यक्ति से मुझे तकलीफ ज़रूर हुई, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे कोई संदेह हुआ। कभी कहता है कि मुझे इस बात का एहसास है कि कहीं न कहीं मेरे पैसे और जूतों के बीच कोई अंतर है, ये अंतर का कारण आदमी है। वो एक छोटा आदमी छोटी हरकत करता है, छोटे जूते ठीक करते समय अंगूठे पर हथौड़े की चोट पड़ती है, तो उस दर्द को वो दिल में छुपा लेता है। काम करते वक़्त दर्द तो होता है, पर वो सहन कर लेता है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी सच बात तो ये है कि जीवन जीने के पीछे अगर अच्छा उद्देश्य नहीं है, तो जीवन जीना भी व्यर्थ है। उसके बाद राम का नाम लिखा वस्त्र
वो मतलब कि बेच कर या वेश्याओं की दलाली करके वो पैसा कमाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्थान जब मनुष्य अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है, तभी उसे लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है, हर मौसम उसे बेचैन करता है, जैसे बसंत के मौसम में दिन सुहाना होता है। एक पतली रस्सी की तरह दिन को तानता है, पेड़ों में लाल-लाल लगे हुए पत्ते, हज़ारों फूल धूप में सिजने के लिए लटकते हैं, वैसे ही मनुष्य का हालात है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में सँभालना मुश्किल हो जाता है, आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुँझलाए हुए बच्चे से काम पर आने से बार-बार इनकार करता है, लगता है कि चमड़े की शराफ़त के पीछे कोई जंगल है, जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और ये चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामयाब मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफ़हमी का शिकार है। देखिए यहाँ पे जो धूमिल जी हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं कि काम को शराफ़त के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा, यानी जब मोची बहुत ही, अब कह सकते हैं कि बहुत ही दिल से अपना काम कर रहा हो, फिर भी सामने कोई बहुत ही झुँझलाहट के साथ या बेशर्मी के साथ उसे पेश आता है, तो मन में बच्चे की तरह झुँझलाहट उत्पन्न होती है, चीख मच जाती है, और वो कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, ऐसे समय हमारी स्थिति क्या होती है? यानी लेखक कहता है कि ऐसे समय अगर देखा जाए, तो हमारी स्थिति जो है, वो कैसी हो जाती है? यदि मन झुँझला के रह जाता है, काम पे आने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि चमड़े की शराफ़त के पीछे कोई जंगल है, जो आदमी पर पेड़ से वार करता हो। और ये आश्चर्य की बात नहीं, सोचने की बात है, और किसी भी तरह से ज़िंदगी को किताब के आधार पे नहीं मापा जाता। जो ऐसा करता है, वह असलियत को नहीं समझता। इसका मतलब यह है कि वह असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता। वह खून के अवसर पर या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। वह तो बहुत आसानी से कह देगा कि यार तुम तो मोची नहीं, शायर हो, लेकिन सच तो यह है कि वह एक बहुत ही दिलचस्प गलतफ़हमी का शिकार है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई है, सबसे होकर भी गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे कहते हैं कि वे हर अन्याय को चुपचाप सहते और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक ही होता है। भविष्य गढ़ने में चुप और सीख अपनी-अपनी जगह एक ही किस्म से अपना-अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। यानी इनमें ये कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कि जो लोग ये सोचते हैं, अगर ये सोचता है, लोग सोचते हैं कि पेशा एक जाति और भाषा पर किसी आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, तो वो गलत है। कवि इस विषय में कहते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि आग सभी को जलाती है। ऐसा कोई नहीं अमीर-गरीब की आग ही किसी को छोड़ दे कि तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुमको नहीं जलाएँगे, उसको जलाएँगे। जीवन की सच्चाई सबसे होकर गुजरती है, आग किसी को भी नहीं छोड़ती। कुछ लोग हैं जिन्हें शब्दों का ज्ञान हो चुका है, लेकिन कुछ लोग सभी अक्षरों के आगे अंधे बने हुए हैं। अन्याय को चुपचाप सहते हैं क्योंकि वे लोग भूख से डरते हैं, पेट की आग उन्हें सताती है। कवि कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इंकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप का मतलब एक ही है। दोनों ही भविष्य बनाने में अपना-अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। सत्य दोनों में ही है, दोनों अपना-अपना समय और अपने समय पे दोनों ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोचीराम कविता आप कह सकते हैं ना कि एक ऐसी जीवंत एक कह देते हैं कि दहलाने वाला एक चीख है एक मोचीराम के माध्यम से कि समाज में ऐसे लोगों को उत्पीड़ित किया जाता है जो सच में सही है, जिनके साथ न्याय होना चाहिए, जिनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ अन्याय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको सेशन समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देंगे, बराबर अपडेट के लिए आप वहाँ से जुड़ जाएँ टेलीग्राम ग्रुप से, है ना? वो सारी कविताओं को यूनिट में हमने प्लेलिस्ट में एक ही जगह कर दिया है, तो वहाँ से उसको करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।